जय हिंद। वेलकम टू इंडिया तक। इस क्लास में हम आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे संपूर्ण व्याख्या के साथ। इसलिए पूरा क्लास आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिएगा। बीपीएससी में और बीएसएससी में ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीपीएससी में यह 15 मार्क्स का आता है ज्योग्राफी, जबकि बीएसएससी में यह 60 मार्क्स का आता है। इन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को हमने तैयार किया है। तो ये क्लास आपको ये मार्क्स पूरा करने में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, इसलिए पूरा क्लास ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत स्थित है, अर्थात ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत की स्थिति ग्लोब पे कहाँ है। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये आपको यहाँ से अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हम आपको पहले मैप पे ले चलते हैं। पहले हम वर्ल्ड मैप देखेंगे, अर्थात ग्लोब देखेंगे, जिसमें हम आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अर्थात अक्षांश रेखा तथा देशांतर रेखा को दर्शाएंगे तथा उसके बाद हम वहाँ आपको समझाएंगे कि भारत कहाँ स्थित है। तो आइए हम चलते हैं वर्ल्ड मैप पे। ये अभी स्क्रीन पे वर्ल्ड मैप दिख रहा है। ये जो वर्ल्ड मैप है इसे आप ग्लोब भी मान सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस ग्लोब पे जो बीचों बीच लाइन खींची गई है, इस लाइन को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। कौन सा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी अर्थात ग्लोब पर जो आपको हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिज जो रेखाएं खींची गई है, इसे अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है। तो पृथ्वी पे हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिज खींची गई रेखाओं को आप क्या कहते हैं? इसको हम तो अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। वहीं अगर बात करें पृथ्वी पर खींची गई उदग्र मतलब कि वर्टिकल खींची गई जो लाइन्स है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या? देशांतर रेखा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो बीचों बीच खींची गई रेखा है उसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। इस 0 डिग्री देशांतर से ही आपका पूरे विश्व का समय लिया जाता है, जबकि ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये अक्षांशीय विस्तार है और यह क्लाइमेट वगैरह को दर्शाता है। चलिए अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि 0 डिग्री से जब हम अक्षांश पे 0 डिग्री अक्षांश से हम जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो यह कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, जबकि 0 डिग्री अक्षांश से हम नीचे जाते हैं तो यह कहलाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो जो देश उत्तरी गोलार्ध में आएंगे उसे उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा, जो दक्षिण में आएंगे उसे दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा। तो भारत देखिए यहाँ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अक्षांशीय विस्तार इसका क्या होगा? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होगा, देखिए ये 0 डिग्री लाइन और इसके ऊपर है, मतलब उत्तरी देशांतर में है, तो इसलिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा वह उत्तर से अर्थात नॉर्थ से नॉर्थ ही रहेगा, जो अक्षांशों के बीच रहेगा। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट, कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, इसे हम भारत के मैप पे समझाएंगे आपको। ठीक है, अब एक चीज़ और आप देख लीजिए कि यहाँ जो हमने आपको बताया कि 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर आप जाइएगा तो इसे उत्तरी गोलार्ध, नीचे जाइएगा तो दक्षिणी गोलार्ध। और ये अक्षांश लाइन है, मतलब उत्तरी अक्षांश अगर आप 0 डिग्री से ऊपर हैं तो उत्तरी अक्षांश, नीचे हैं तो दक्षिणी अक्षांश। वैसे ही 0 डिग्री देशांतर से आप पश्चिम जाइएगा, क्या? पश्चिम जाइएगा तो इसे पश्चिमी देशांतर तथा पूर्व जाइएगा तो इसे पूर्वी देशांतर। तो देखिए भारत पूर्वी देशांतर तथा कहाँ? पूर्वी देशांतर तथा उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, कहाँ? भारत पूर्वी देशांतर, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी देशांतर तथा उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अब आइए हम भारतीय मैप पे आपको दिखाते हैं अच्छे से कि भारत को हमको देखना कैसे है। यह एनसीईआरटी का बुक है और उसी का पीडीएफ है 9th के एनसीईआरटी का, जिसमें एग्जैक्ट आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो आप इसे ऑथेंटिक मानकर चलिए। आ गए हैं भारत के मैप पे। अभी हमने वर्ल्ड मैप पे देखा कि भारत उत्तरी अक्षांश, कौन सा? उत्तरी अक्षांशों के बीच ही अर्थात उत्तरी गोलार्ध में है। तो इस जो अक्षांश है यह उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। तो धरती पे जो
क्षैतिज रेखाएं हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये उत्तरी अक्षांश कहलाती हैं, तथा जो उदाग्र रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो देखिए भारत कहाँ है, तो उत्तरी अक्षांश, कहाँ से, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो भारत का जो हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं एक बार अच्छे से, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये मैप में देखिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। ये भारत की मुख्य भूमि से है, ध्यान दीजिएगा, भारत की मुख्य भूमि से। वहीं आपको अगर पूछता है, अगर आप दक्षिणी पार्ट देखिएगा भारत का जूम करके अच्छे से, तो जो भारत का दक्षिणी पार्ट है वो ये 8 डिग्री 4 मिनट ना होकर के 6 डिग्री 4 मिनट है, क्योंकि ये जो अंडमान निकोबार है ये भी तो भारत का ही पार्ट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका 6 डिग्री 4 मिनट, जो कि इंदिरा पॉइंट है। कौन सा, इंदिरा पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट। जबकि भारत का भारत के मुख्य भूमि का ये भारत का मुख्य भूमि है और इसका दक्षिण पॉइंट देखिएगा तो ये 8 डिग्री 4 मिनट है, जो कि कन्याकुमारी है। कौन, कन्याकुमारी। तो दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर सिर्फ आपसे पूछता है कि भारत का, ध्यान दीजिएगा कि अगर भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो यह इंदिरा पॉइंट है। कौन सा, इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट है, 6 डिग्री 45 मिनट भी बोल सकते हैं, 6 डिग्री 4 मिनट कहीं देता है जनरली, तो 6 डिग्री 4 मिनट है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। जबकि आपको सिर्फ ये पूछता है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कौन सी है, तो 8 डिग्री 4 मिनट है और यह कन्याकुमारी है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, तो दक्षिणी अक्षांश हो गया। कौन सा, भारत का उत्तरी अक्षांश में ही भारत का दक्षिणी जो बिंदु हो गया ये। ऊपर आप देखिएगा तो 37 डिग्री 6 मिनट है। कौन, 37 डिग्री 6 मिनट है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार हो गया वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। जबकि देशांतरीय विस्तार आप देशांतरीय हम दिखाएंगे। जबकि अगर आप एक और ध्यान से अगर देखिएगा तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के ये 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो ये हमारा हो गया अक्षांशीय विस्तार, जो कि अगर भारत का दक्षिणतम पॉइंट पूछता है तो अंडमान निकोबार का 6 डिग्री 45 मिनट। ये पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा, इंदिरा पॉइंट। और यहाँ है कन्याकुमारी, ध्यान दीजिएगा। और यहीं अगर यहाँ पूछता है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो यह इंदिरा कॉल हो जाएगा। कौन सा, इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब है आपका देशांतरीय विस्तार। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है आप देख सकते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये पूर्वी देशांतर नियम क्यों बोल रहे हैं, पूर्वी से पूर्वी, ये आपको हमने ग्रुप पे बता दिया, क्योंकि भारत जो है पूर्वी देशांतर के बीच ही, पूर्वी देशांतरों के बीच ही स्थित है, पूर्वी भाग में, इसलिए यह पूर्वी देशांतर के बीच ही दिखाया जा रहा है। ठीक है, ग्लोब पे आपको हमने इसे अच्छे से बता दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जो भारत के परिचय यहाँ से याद रखना होगा, जो कि बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे पूछता है कि भारत की जो सीमा रेखा है यह कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सीमा बनाती है, मतलब भारत जो है कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सीमा बनाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है जो कि हम दिखा देते हैं आपको 9th के एनसीईआरटी में। भौगोलिक क्षेत्रफल, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत 2.4% है। कितना, 2.4% है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। कितना, भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है वो 15,200 किलोमीटर है। जबकि इसकी तट रेखा वाली जो सीमा है वो 7516 किलोमीटर है अंडमान निकोबार के साथ। तो ये आप यहाँ देखिए मैप में और अच्छे समझ में आएगा। भारत की जो स्थलीय सीमा 15,200 है वो ये है, ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय जो सीमा है ये है 15,200 किलोमीटर का। ठीक है, जबकि आप इसकी तटीय सीमा रेखा देखिएगा जो 7516 किलोमीटर था अंडमान निकोबार को मिलाकर, ये है भारत की तटीय सीमा। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि भारत के तटीय सीमा वाले कितने राज्य हैं, तो ध्यान दीजिएगा भारत के तटीय सीमा वाले राज्य आप अच्छे से काउंट करिए, हम बताते हैं। ये है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, नीचे है केरल। तो इस साइड कितना हो गया, 2, 2, 4, 1, 5। ठीक है, इधर देखिए तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो टोटल 9 है। कितने, 9 राज्य हैं भारत के। कितने, कौन से, तट रेखा वाले राज्य। भारत के तट रेखा वाला राज्य 9 है। सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। कौन, गुजरात है। जबकि सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य गोवा है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य
गोवा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो भारत का पश्चिम बंगाल, कौन, पश्चिम बंगाल सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा राज्य बनाता है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य एक ऐसा राज्य है जो सबसे लंबा, कौन सा, सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वहीं अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगता है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके बाद है आपका चीन के साथ। ठीक है, और सबसे कम बचेगा, तो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत बनाता है वो किसके साथ बनाता है, तो ध्यान दीजिएगा अफगानिस्तान के साथ बनाता है। किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। ये क्वेश्चन आप कंफ्यूज नहीं होएगा, दोनों क्वेश्चन हम क्या बोले हैं ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन कौन सा था, ये जो क्वेश्चन था हमारा, दोनों पे आपको ध्यान देना होगा। पहला क्वेश्चन कौन सा हम बताए थे कि भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो वो था पश्चिम बंगाल। और वहीं पूछेगा कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ सबसे लंबी है, तो वो है बांग्लादेश के साथ। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया और ये हो गया तटरेखा वाले राज्य। ठीक है, अब देखिएगा आप, तो यहाँ एक चीज़ और देख सकते हैं कि भारत की जो बीचों बीच होकर कर्क रेखा गुजरती है। जब हमने आपको बताया ग्लोब पे अक्षांश, तो वहाँ पे 23.5 डिग्री जो अक्षांश है, कौन सा, 23.5 डिग्री अक्षांश जो भारत के बीचों बीच गुजरती है, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा, याद कीजिए, गुजरात, कौन, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान से थोड़ा सा ही लगता है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये अच्छे से याद है, 4 राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये हो गया गुरामच। उसके बाद है आपका झारखंड, कौन, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और है मिजोरम। तो इस तरह से भारत के 8 राज्य, जो 8 राज्यों से होकर क्या गुजरता है, तो कर्क रेखा होकर गुजरता है भारत के 8 राज्यों से। कौन कौन राज्य था, तो याद कीजिएगा, 2-3 बार याद सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इस तरह से 8 राज्य है ये, जो कि आपको इसी 8 राज्य से होकर के क्या गुजरता है, तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरता है। और कर्क रेखा का देशांतर कितना है, तो 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा, 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। वहीं अगर आप 23.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर जाइएगा, कौन सा, ग्लोब पे 23.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहा जाता है। क्या, मकर रेखा कहा जाएगा। तो भारत के बीचों बीच से कौन रेखा गुजरा, कर्क रेखा। और कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से। ये 8 राज्यों के नाम आपको ध्यान रखना है, कहीं से भी पूछ देता है। इसका ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक है गुरामच, ध्यान दीजिएगा, गुरामच, झाप, त्रिमी, गुरामच, झाप, त्रिमी। ये हो गया आपका ट्रिक किसके लिए, तो ये कर्क रेखा के लिए। इन्हीं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस में है, आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करिए भारत की मानक समय रेखा की, कौन सा, तो भारत की मानक जो समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मानक यामयोतर, मतलब भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो 82.5 डिग्री है। ये 5 राज्यों से गुजरता है। कौन सा, 5 राज्यों से गुजरता है, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है भारत का मानक समय रेखा, जो कि 82.5 डिग्री है। कौन सा, 82.5 डिग्री है। और ये लिए कहाँ से गया है, तो ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश के कहीं इलाहाबाद के नैली देता है, लेकिन अब यह मिर्ज़ापुर हो गया। ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से लिया गया है। देखिए NCERT के बुक में भी आपको हम दिखा देते हैं कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है, और यह इलाहाबाद से नहीं बल्कि प्रयागराज से लिया गया है। चलिए हम आपको यहाँ दिखा देते हैं, अच्छे से देख लीजिए। जो भारत का पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक यामयोतर रेखा है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। यह इससे ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। तो हम NCERT जो कि ऑथेंटिक है, इसी से आपको सब कुछ कंप्लीट करवाते चल रहे हैं, आप अच्छे से देखिए। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000, कौन सा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब अगर अब यहाँ आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा, चलिए अब एक और चीज़ देख लेते हैं। भारत का जो विस्तार है,
मतलब पूर्वी, देखिए दक्षिण से भारत के पश्चिम से पूर्व जो विस्तार है, तो पश्चिम से पूर्व विस्तार है 2933 किलोमीटर। कौन सा? 2933 किलोमीटर। जबकि भारत का उत्तर से दक्षिण आप विस्तार देखिएगा तो वो है 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण से पश्चिम में, दक्षिण से उत्तर में और पश्चिम से पूर्व में भारत का विस्तार सबसे ज़्यादा किसका है? तो देखिए भारत का जो यहाँ 2900 है, यहाँ 32 है, मतलब उत्तर से जो दक्षिण विस्तार है भारत का वो ज़्यादा है। ठीक है। अब भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर आप हम लोग देखें तो हमने ये तो देखा कि बांग्लादेश जो है भारत के साथ, भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश का सबसे लंबा लगता है। मतलब भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जबकि अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा सीमा बनाता है। ठीक है। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के 16 राज्य, कितने? भारत के 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब ये 16 राज्य का आपको नाम ध्यान में रखना होगा, तो आप मैप से देख सकते हैं। चलिए हम एक बार बता भी देंगे कौन कौन सा राज्य हो जाएगा। यहाँ गुजरात, राजस्थान, उसके ऊपर है देखिए ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब है, देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये राज्य नहीं आएंगे, ये दोनों यूटी हैं। तो भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। जबकि हमने देखा कि तट रेखा वाले राज्य कितने थे? तो 9 ही थे तट रेखा वाले राज्य। ये 7 राज्य इधर है, ये 7 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो 7 इधर हो गए और 1 2 3 4 इधर हो गए। देखिए इधर है आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो ये सब मिलकर के 16 राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और 2 राज्य, 2 यूटी यूनियन टेरिटरी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये भारत के परिचय के बारे में हमने इतने सारे फैक्ट देखे हैं। आपको इनको 1-2 बार रिपीट करके देख लेना है क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्लिंग श्रृंखला। कौन? डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है डार्लिंग श्रृंखला। डार्लिंग श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ की दक्षिणतम सीमा इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो अभी हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि भारतीय संघ की अगर दक्षिणतम सीमा पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट होगा और यह अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में स्थित है। इसके हमने आपको मैप में भी दिखाया था। आइए एक बार और मैप में इसको दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है भारत की दक्षिणतम सीमा, तो हमने आपको बताया कि वो कौन है? इंदिरा पॉइंट है जो कि 6 डिग्री 45 मिनट है। ये अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है। जबकि भारत की मुख्य भूमि का अगर पूछता है तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट कन्याकुमारी है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पे है। कहाँ पे? 8 डिग्री 4 मिनट। तो अगर मुख्य भूमि का पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी, और दक्षिणतम सिर्फ पूछेगा क्योंकि देखिए यहाँ से अगर आप सीधा लाइन लीजिएगा तो इससे भी और भी दक्षिण में स्थित है ये इंदिरा पॉइंट। तो यही इसलिए आपको दक्षिणतम पॉइंट अगर पूछेगा भारत का तो इंदिरा पॉइंट ही होगा, और यह अंडमान निकोबार में स्थित है। इसका अक्षांश, ये विस्तार अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अगर आपका उत्तरी पॉइंट पूछता है तो यह इंदिरा कॉल हो जाएगा। अगर आपका ये पश्चिमी पॉइंट भारत का पूछता है, कौन सा? पश्चिमी पॉइंट भारत का पूछ देता है तो भारत का पश्चिमी पॉइंट है गुजरात के गुहार माथा या गौर माथा। कौन सा? गुजरात के गुहार माथा। कहीं गुहार माथा देता है और कहीं गौर माता देता है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है कि गौर माता दे तो भी या गुहार माता तो भी यह गुजरात में स्थित है। भारत का कौन सा पॉइंट है? ये तो पश्चिमी पॉइंट। वहीं अगर भारत का पूर्वी पॉइंट देखिएगा तो भारत का पूर्वी पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसे आपको ध्यान रखना है। और जो पूर्वी पॉइंट है भारत का, ये जो पूर्वी पॉइंट है भारत का, ये अरुणाचल प्रदेश के कहाँ स्थित है? तो किबिथु में स्थित है। और इसका विस्तार क्या है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये किबिथु हो गया। पश्चिमी पॉइंट गुहार माथा। सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा कॉल। और सबसे निचला पॉइंट जो है, ये निचला पॉइंट ही कन्फ्यूजिंग है और यही हमेशा पूछता है। निचला पॉइंट अगर दक्षिणतम बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बोलेगा तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का, अभी तो हमने ये देख लिया कि दक्षिणतम सीमा कौन सा है भारत का, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का
सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो अभी हमने आपको बताया भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है और यह लद्दाख में स्थित है। कहाँ? लद्दाख में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यह उत्तरी जो बिंदु है इसका जो देशांतर है वो कौन सा है? तो 37 डिग्री 6 मिनट। कौन सा? 37 डिग्री 6 मिनट है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। भारत का जो उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कौल है, इसका देशांतर जो है 37 डिग्री 6 मिनट है और यह लद्दाख में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगता है? तो भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने आपको दिखाया कि बांग्लादेश के साथ लगता है। जबकि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे कि भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगर क्वेश्चन चेंज कर देता है तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन ध्यान से रखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा से अच्छा है, पूछ सकता है। क्वेश्चन में देखिए डिफरेंस क्या है कि सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाते हैं हम लोग? तो बांग्लादेश के साथ। कितना? किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अगर वही क्वेश्चन चेंज करके पूछता है कि सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत का कौन सा राज्य बनाता है, तो ध्यान दीजिएगा वो पश्चिम बंगाल बनाता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुरंड रेखा। कौन सा? डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो ध्यान दीजिएगा डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। अब आप कहिएगा भारत अफगानिस्तान के बीच कैसे? तो जो ऊपर का हमारा लद्दाख वाला जो क्षेत्र है यह अभी जो पीओके भारत का है, इसी से लगता है कौन सा? भारत का अफगानिस्तान के साथ सीमा। यह सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है भारत का, वो अफगानिस्तान के साथ ही लगता है। ठीक है, और यहाँ से आप देखिएगा कि जो अफगानिस्तान की सीमा है यह सबसे छोटी लगती है और ये जो लाइन है ये डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। जबकि अन्य रेखा को आपको हम मैप पे दिखाते हैं। देखिए जो डुरंड रेखा था ये यहाँ लद्दाख से थोड़ा सा, अफगानिस्तान का जो ये सीमा है लद्दाख के साथ यहाँ से थोड़ा सा लगता है। तो ये यहाँ पे जो लाइन है वो कौन सा है? तो डुरंड रेखा है। कौन सा रेखा है? डुरंड रेखा है। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच इधर जो रेखा है वो कौन सा रेखा है? तो वो रेड क्लिफ रेखा है। कौन सा? रेड क्लिफ रेखा है। जबकि आप एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं कि जो आप LOC और LAC सुनो हुईएगा, तो LAC भारत और किसके बीच स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा जो LAC है यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाता है और यह भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा है अरुणाचल के क्षेत्र में। कहाँ? अरुणाचल के क्षेत्र में। जबकि इस साइड में थोड़ा सा जो है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। किसका? मैकमोहन रेखा के नाम से जाता है और यह रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। तो मैकमोहन पूछेगा तो भारत और चीन के बीच, डुरंड पूछेगा तो भारत और अफगानिस्तान के बीच, रेड क्लिफ पूछेगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच, LOC पूछेगा लाइन ऑफ कंट्रोल तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। जबकि LAC पूछेगा, LAC तो यह भारत और चीन के बीच स्थित है। तो ये सभी रेखा आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा? LOC, LAC, मैकमोहन और फिर रेड क्लिफ हो गया, डुरंड हो गया। तो ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं जो कि इसके स्पेशल नाम से जाना जाता है। इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे आपको हमने बता भी दिया। डुरंड रेखा भी हमने आपको बताया कि भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा और LAC भी है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है कि LAC और मैकमोहन रेखा ये दोनों भारत और चीन के बीच स्थित है। चलिए अगला है रेड क्लिफ रेखा। ये भी हमने आपको बता दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो वो रेड क्लिफ रेखा है। कौन सा? रेड क्लिफ रेखा है। इसे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा है कि आकार के हिसाब से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आकार के हिसाब से सौरमंडल का सबसे जो बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। और सबसे जो छोटा है वो बुध है। सबसे छोटा जो ग्रह है वो बुध है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह पूछता है। चलिए ये कमेंट करके बताइएगा सबसे कम घनत्व वाला कौन सा है। ठीक है, सूर्य से दूरी बढ़ते अनुसार, सूर्य से ध्यान दीजिएगा जो हमारा सूर्य है इससे दूरी पर बढ़ते आधार पे सबसे पहले कौन सा है? तो बुध है। कौन सा है? बुध है। और सबसे अंतिम में कौन सा है?
तो अरुण वरुण है। कौन सा? वरुण सबसे अंतिम है। पहले प्लूटो था जिसे 2006 में ग्रह की सूची से हटा दिया गया था। किसको? प्लूटो को। ठीक है, वर्तमान में कौन है? वरुण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा हो गया, सबसे दूर का हो गया, मतलब सूर्य के आधार पर सबसे दूर का हो गया, और पृथ्वी से भी सबसे दूर का यही वरुण ही होगा। ठीक है, अगर इस तरह से देखिएगा, अगर जीवन के आधार पर तो भारत सबसे जो एक ही ग्रह है जिस पर जीवन है वो पृथ्वी है। और ये आपको पृथ्वी से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। पृथ्वी का उपग्रह आपको चंद्रमा है, पता ही है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे एक बार 24 घंटे और 6 मिनट में घूम जाता है। कितना? 24 घंटे 6 मिनट में। तो ये हो गया। और अगर आप देखिएगा कि पूरा एक चक्कर सूर्य का कितने दिन में लगाता है पृथ्वी, तो 365 दिन 6 घंटे में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहराई वाला स्थान कौन सा है? पृथ्वी पर समुद्र तल, जैसे कि समुद्र जो तल है ना पृथ्वी पर, सभी ऊंचाई वहीं से मापी जाती है समुद्र तल से, क्योंकि समुद्र तल इक्वल है, मतलब सभी जगह एक ही तल, इक्वल तल है। ठीक है, तो पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहराई वाला स्थान पूछ रहा है। तो सबसे जो गहरा स्थान है वो कौन सा है? तो वह है मरियाना ट्रेंच। कौन सा? मरियाना ट्रेंच। जबकि सबसे ऊंचाई वाला स्थान अगर आप बोल देगा तो ये कौन सा हो जाएगा? माउंटेन है, जिसका नाम क्या है? यह है एवरेस्ट। सबसे ऊंचा पर्वत यही है, इसलिए सबसे ऊंचा स्थान भी यही होगा पृथ्वी का। जबकि अगर सबसे नीचा स्थान पूछेगा तो मरियाना ट्रेंच या मरियाना की खाई है। तो ये क्वेश्चन हो गया ज्योग्राफी से। आइए पर्यावरण और जैव विविधता से भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? तो जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान। कौन सा? भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। कौन सा? रामगंगा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसी साल किया गया है 2021-22 में। तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है, करेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, और ये इसका नाम बदल के रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। मतलब ओजोन जो परत है ये पृथ्वी को किससे बचाता है? तो ओजोन परत पृथ्वी को अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाता है। किससे? अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन का क्षरण किन गैसों से होता है? तो ओजोन का सर्वाधिक क्षरण CFC गैसों से होता है। कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन का सबसे ज़्यादा क्षरण होता है। और ओजोन रक्षा किससे करता है? तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों को सोख करके ओजोन पृथ्वी की रक्षा करता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ है, अर्थात मतलब कि जैव विविधता का अर्थ क्या है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं को मिलाकर के बने क्षेत्र को जैव विविधता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग टांसले ने किया था। किसने? टांसले ने। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है, अर्थात ग्रीन क्लाइमेट फंड किस लिए बनाया गया है? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायता के लिए बनाया गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण सर्वाधिक प्रभावित होने वाले जो देश हैं उनके लिए बनाया गया है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर कम नमी व जल होता है फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं? तो पहाड़ों पर बहुत कम नमी एवं जल होता है फिर भी यहाँ मरुद्भिद पाए जाते हैं, क्योंकि ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं ला जा पाया था, इसलिए इसमें भी क्या होते हैं? मरुद्भिद होते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का क्या कारण है? तो वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का कारण है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, जैसे कि जंगलों की लगातार कटाई होना, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, उनके जैसे वन्य प्राणियों को मार करके उनके खाल बेचे जाते हैं, उनका मांस बेचा जाता है, साथ ही साथ उनके सींग वगैरह भी आभूषण में उपयोग किए जाते हैं।
जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, ये सभी कारण है कि इसमें वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का। तो क्वेश्चन दे देगा और चारों ऑप्शन दे देगा कि इनमें से वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का कौन सा कारण है या कौन सा कारण नहीं है। अगर ई ऑप्शन दे देगा तो कौन सा कारण नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सभी कारण है। वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का नष्ट होना अर्थात जंगलों का कटाई, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, तो ये सभी क्या है, वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का कारण है। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसमें एक दो चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं कि इसमें जैसे कि इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर बढ़ जाना है। अभी वर्तमान में देखिएगा तो पूरा विश्व जो है हीट वेव से झेल रहा है। कई जगह पे इतना गर्मी पड़ा है कि अभी तक इतना गर्मी कभी पड़ा ही नहीं था इस धरती पे, इतना गर्मी पड़ा है। तो ये सभी मिल करके क्या करते हैं, वन्य प्राणियों के विलुप्त कारण का कारण बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों का पारस्परिक संबंध जो है वो पोषण से है, क्योंकि सभी पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे कि आप पारिस्थितिकी तंत्र में देखिएगा तो पेड़ पौधों पर प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर है, वैसे ही पेड़ पौधों को प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, वैसे ही जो पेड़ पौधे पे निर्भर है उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। और जो इन दोनों पे निर्भर बोल सकते हैं या जो सबसे बड़े मांसाहारी होते हैं उन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। और ये जो पोषण स्तर है यह त्रिभुजाकार होता है और इसका जो है पिरामिड जो के जैसा शेप होता है, ठीक है। सबसे नीचे, बीच में और सबसे ऊपर इस तरह से बनाया जाता है पोषण संबंध, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थली भवन, क्या मरुस्थली भवन अर्थात डेजर्टिफिकेशन किससे होता है। तो मरुस्थलीकरण यहाँ होगा, डेजर्टिफिकेशन। बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण ही मरुस्थलीकरण होता है। ये मरुस्थली भवन नहीं होगा, मरुस्थलीकरण होगा। इसमें करण, भवन हटा करके करण जोड़ देना है आपको। मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन किससे होता है। तो मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण होता है। तो ये हमारा ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही आने वाली परीक्षाओं को देखते हुए इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को हमने इतने अच्छे से डिस्कशन कराया है कि शायद ही आपको ऐसा डिस्कशन कहीं और मिले। तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और कोई आप अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपको बहुत जल्द ही आपका रिप्लाई दिया जाएगा कि आपका डाउट क्या है और उसको क्लियर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।